पैगाम पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी और साइंसी तर्जुबात के लिए एक आला समझी जाती थी, खिलौना नहीं। और फिर सवाल ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये सरगर्मी हमारे रोजमर्रा कल्चर का हिस्सा कैसे बनी। तो इस तरह ये वो मुकाम है जहाँ कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं रहती। नाज़रीन, ये बात है हमारे बचपन की, जब हम छोटे थे, सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती थी, बस्ता कंधे पर होता था और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता था, आज हवा चलेगी या नहीं। और नाज़रीन, छुट्टी होते ही बस्ता एक तरफ फेंक दे जाता, दोस्तों के साथ छत की तरफ दौड़ लगती, कोई डोर पकड़ता, कोई पतंग सीधी करता और कोई नीचे से आवाज लगाता, यार हो अब पतंग को छोड़ दूं। और जैसे ही पतंग आसमान में ऊपर उठती, दिल भी उसके साथ ऊपर चला जाता। ना हमें तरीक का इल्म था, ना ये सोच थी कि ये खेल कहाँ से आया था, और बस हम इतना जानते थे ये खुशी है, ये मुकाबला है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो नाज़रीन, इस तरह वक्त गुजरता गया, हम बड़े हो गए, स्कूल की जगह कॉलेज आ गया, छतों की जगह जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन आज भी जब कहीं आसमान में एक पतंग दिखाई देती है तो दिल एक लम्हे के लिए फिर बच्चा बन जाता है, और वही शोर, वही हंसी, वही जोश और यादें जाग उठती हैं। और आज भी पाकिस्तान के कई शहरों में पतंगबाजी एक रवायत है और बसंत जैसे त्योहार लोगों की याद में अब भी जिंदा है। लेकिन नाज़रीन, क्या हमने कभी सोचा है कि इस रवायत की असल बुनियाद कहाँ है? ये खेल हमारे घरों और छतों तक कैसे पहुंचा, और क्या ये वाकई सिर्फ एक खेल था? और नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि एक वक्त यही पतंग मैदान जंग में दुश्मन की नकल हरकत देखने के लिए इस्तेमाल होती थी, किलों के फासले और ऊंचाई नापने में मदद देती थी और हवा की सिमत और मौसम के अंदाज़ा लगाने का जरिया बनती थी। और इसके अलावा दूर बैठे एक इंसान तक पैगाम पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी और साइंसी तर्जुबात के लिए एक आला समझी जाती थी, खिलौना नहीं। और फिर सवाल ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये सरगर्मी हमारे रोजमर्रा कल्चर का हिस्सा कैसे बनी। तो इस तरह ये वो मुकाम है जहाँ कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं रहती, ये इंसानी अक्ल, तजस्सुस और जुर्रत की कहानी बन जाती है। लेकिन इसके पीछे एक गैर मामूली तारीख छुपी है। ये वो चीज़ है जिसने कभी इंसान को हवा को समझना सिखाया था, जिसने ज़मीन से ऊपर देखने की हिम्मत दी थी और जिसने साइंस, जंग, फन और तहजीब को एक ही धागे में बांध दिया। और नाज़रीन, हम अक्सर इसे सिर्फ एक खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हवा को काबू करने की इंसानी जद्दोजहद की एक जिंदा मिसाल है। और इसलिए ये कहानी सिर्फ रंग और डोर की नहीं, ये कहानी है अक्ल, तर्जुबे, ताकत, रवायत और वक्त की। और नाज़रीन, इस तरह इस सफ़र की शुरुआत हमें लेकर जाती है हज़ारों साल पीछे, कदीम चीन की तरफ। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, जब दुनिया में ना बिजली थी, ना इंजन, ना हवाई जहाज़, बल्कि इंसान फितरत को समझने की इब्तदाई मराहिल में था। और नाज़रीन, कदीम चीन के कारीगर और मुफक्कर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को गौर से देखते थे। वो परिंदों की परवाज़ों का मुशाहिदा करते थे, हवा के दबाव को महसूस करते थे, बांस की लचक को परखते थे और रेशम की मजबूती को जांचने की कोशिश करते थे। और इस तरह उनके जहन में एक सादा मगर ताकतवर सवाल था, क्या इंसान भी हवा को इस्तेमाल कर सकता है? और नाज़रीन, इसी दौर में मूजी और लुबान जैसे अफराद ने बांस और रेशम से ऐसी सख्त तैयार की जो हवा में उड़ सकती थी। तो इस तरह ये कोई खेल नहीं था, ये एक तजर्बा था, नाकामी और कामयाबी के दरमियान मुसलसल कोशिश का। और इस तरह पतंग का जाविया बदला जाता, वजन कम किया जाता, फ्रेम मजबूत किया जाता और हर तब्दीली एक नया सबक सिखाती। और नाज़रीन, इब्तदाई पतंगों का मकसद खूबसूरती नहीं था, बल्कि समझ बूझ था। वो ये जानना चाहते थे कि हवा वजन को कैसे उठाती है, वजन कैसे कायम रहता है और कैसे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। और यही वजह है कि जल्द ही चीनी फौज ने भी इस इजाद को अपना लिया था। पतंग के जरिए हवा की सीमत मालूम की जाती थी, फासले नापे जाते थे और बाजू का दुश्मन की पोजीशन पर नज़र रखी जाती थी। और नाज़रीन, कुछ तरीकी रवायात के मुताबिक रात के वक्त पतंगों पर बांसुरियाँ बांधी जाती थी ताकि हवा में खौफनाक आवाज़ें पैदा हों और दुश्मन पर नफ्सियाती असर पड़े। और यूँ एक सादा तजुर्बा आसा एक अमली टेक्नोलॉजी बन गया। और जब ये इल्म आम लोगों तक पहुँचा था, इसमें रंग, डिज़ाइन और तफरीह शामिल कर दी गई, लेकिन बुनियाद एक ही रही, इंसान का हवा को
समझने का ख्वाब, और यही ख्वाब पतंगों को चीन की सदों से बाहर लेकर गया। और नाज़रीन, इस तरह चीन से निकलकर पतंग ने एशिया के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया और कोरिया में इसे फौजी सिग्नल्स और निज़ाम ज़ब्त के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह यहाँ पतंग निज़ाम, तरतीब और कंट्रोल की अमानत बन गए। और नाज़रीन, जापान में यही इजाद फ़न और रूहानियत से जुड़ गए। बड़ी और अलामती पतंगें त्योहारों में उड़ाई जाने लगी, जिनकी डिज़ाइन दियो मालाई कहानियों और मजहबी अलामात पर मबनी थे। तो नाज़रीन, अरब ताजरों के ज़रिए ये इरम मशरिक़ वस्ता तक पहुँचा। रेगिस्तानी इलाकों में हवा के तर्जबात के लिए पतंगों को आजमाया गया, जबकि साहिली इलाकों में इसे बच्चों की तफरीह और मुशाहदात के आले के तौर पर अपनाया गया। तो इस तरह हर तहजीब ने पतंग को अपने माहौल के मुताबिक डाला, लेकिन हर जगह बात एक ही मुश्तरक रही, हवा को काबू करने की इंसानी ख्वाहिश। और नाज़रीन, ये सफ़र अब एक ऐसे खित्ते की तरफ बढ़ रहा था जहाँ यह खेल, रवायत और जुनून बनने वाली थी। तो नाज़रीन, पतंग तजारती रास्तों के ज़रिए हिंदुस्तान तक पहुँचे। इब्तिदा में ये शाही दरबारों तक महदूद रही। दिल्ली सल्तनत और मुगलिया दौर में पतंगबाजी एक शाही मशगला बनी और महल्लात की छतों पर मुकाबले होते थे। और इन मुकाबलों की वजह से कारीगर नफीस पतंगें तैयार करते थे और बादशाह खुद इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। तो यहाँ पतंग मौसम बहार के त्योहारों से जुड़ गए। बसंत की रवायत ने इसे अवामी जोश की अलामत बना दिया और रफ्ता रफ्ता यह खेल दरबार से निकल कर आम लोगों तक पहुँच गया। सस्ते कागज़ और मुकामी बांस ने इसे हर तबके के लिए काबिल रसाई बना दिया। लेकिन यहाँ एक बुनियादी तब्दीली आई और बड़े सगीर में पतंग सिर्फ उड़ाने का अमल नहीं रहे, बल्कि ये मुकाबला बन गए। लोग दोस्तों की पतंगे काटने को महारत और फ़ख्र समझने लगे और यही सोच आगे चलकर मसाइल की बुनियाद बनी। और इस तरह बड़े सगीर के इलाकों में, जैसा कि दिल्ली, आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद और गुजरात जैसे इलाकों में ये रवायत मजबूत हुई। तजाती मेल जोल और त्योहारों के ज़रिए ये सखावत शुमाली इलाकों और पंजाब तक फैल गई। और फिर 1947 की तकसीम के बाद यही सखाफती रवायत सरहद के दोनों तरफ मुंतकिल हो गई। तो नाज़रीन, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो बचपन में हम में से अक्सर लोगों ने पहली पतंग घर की छत पर ही उड़ाई होती है। कोई डोर पकड़ाना सिखाता है, कोई हवा का रुख बताता है और कोई पीछे से आवाज़ लगाता है कि ढील दो, खींचो, अब काटो। तो इस तरह दोपहर की दो छतों पर दौड़ते कदम और आसमान में रंगों की जंग, ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक याद बन जाती थी। और फिर वक्त गुजरता है, हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल ख़त्म, कॉलेज शुरू, ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन आज जब कभी बाहर आती है या कहीं आसमान में एक पतंग दिखाई देती है तो अंदर कहीं कुछ हिल जाता है और एक लम्हे के लिए हम फिर बच्चे बन जाते हैं। छतें, शोर, हंसी, दोस्त और मुकाबला, सब कुछ याद आ जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान में पतंग सिर्फ एक खेल नहीं रहे, ये हमारे इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। तो नाज़रीन, इसलिए बसंत के दिन शहर बदल जाता था, छतें आबाद होती थी, ढोल बजते थे, मेहमान आते हैं और रंग बिखरते हैं और पूरा माहौल एक जश्न में बदल जाता था। और ये वो लम्हे थे जब शहर सांस लेता था। लेकिन नाज़रीन, हर खूबसूरत कहानी का एक अंधेरा पहलू भी होता है और मुकाबला बढ़ा, जीत जुनून बन गई और जुनून ने हदें तोड़ दी। तो नाज़रीन, इस तरह डोर को तेज बनाने के लिए दौड़े शुरू हो गई। सादा धागा मांझा बन गया, मांझे में शीशा, केमिकल और दांत शामिल हुई। डोर धागा नहीं रही बल्कि एक ब्लेड बन गए। तो नाज़रीन, उसके बाद वो खबरें आने लगी जिन्होंने खुशी को खामोश कर दिया। मोटरसाइकिल सवार जख्मी होने लगे, बच्चे अस्पताल पहुंचने लगे, परिंदे फिजा में तड़पने लगे और बिजली की लाइनें कटने लगी और शहर में खौफ दाखिल होने लगा। लेकिन ये हादसे अचानक नहीं थे, ये हमारी अपनी लापरवाही का नतीजा थे। कानून बने, पाबंदियाँ भी लगीं, लेकिन अमल दरामद कमज़ोर रहा। क्योंकि नाज़रीन, गैर कानूनी मांझा आज भी बाजार में बआसानी मिल जाता है और हर साल वही सवाल दोबारा खड़ा हो जाता है। तो नाज़रीन, अब हालिया अरसे में हुकूमत ने महदूद इजाज़त देने का फैसला किया ताकि सरगर्मी को मुनज़्ज़म और महफूज बनाया जा सके। लेकिन ये इजाज़त एक मौका भी है और एक ख़तरा भी है। क्या हम अपनी यादों को महफूज बना सकते हैं या हम इन्हें दोबारा तबाह करेंगे? और पाकिस्तान आज भी इसी सवाल के सामने खड़ा है, क्योंकि आज सवाल इजाज़त का नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी का है। अगर हम ख़तरनाक डोर को मुस्तरद कर दें, कानून की पाबंदी करें और इंसानी जान को अपनी खुशी से ज़्यादा अहम समझें,
تو یہی روایت دوبارہ محفوظ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے لاپرواہی جاری رکھی، اگر قانون صرف کاغذ پر رہا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری قبول نہ کی، تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں، اصل فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اب ہم نے طے کرنا ہے کہ پتنگ ہماری خوشی کی علامت بنے گی یا ہماری غفلت کی۔